राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनती है आशियाना, बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व से विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में मैं बता दूं। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में वर्णित है। भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान में या स्पेन के संविधान से लिया गया है। बहुत ही रोचक टॉपिक। इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार को 2 वीडियो में समाप्त किए हैं। मैं थोड़ा सा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में बता दूं। मौलिक अधिकार आपको जो अधिकारों की गारंटी देती है, अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा तो आप न्यायालय से भी लागू करवा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। चलते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जहाँ बारीकी से जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम लोग संक्षेप में डीपीएसपी। लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि डीपीएसपी का वर्णन जो संविधान के भाग 4 एवं डीपीएसपी संविधान के भाग 4 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 36-51 में है। साथियों, मैं बता दूं, हर जगह हर एग्जाम में भारत देश के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य के एग्जाम में पूछा जाता है कि डीपीएसपी का वर्णन जो है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। यह विचार आयरलैंड के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट, जितना हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके मूल बात को समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, अब एक बात मन में प्रश्न उठता है कि आखिर आयरलैंड क्या वो अपने निर्माण किया कि दुनिया के देश के संविधान से वो भी फिर अपने संविधान में ले लिया? तो आयरलैंड के संविधान जो है में से स्पेन के संविधान से, बहुत इंपॉर्टेंट। आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन के संविधान से। भारत में कहाँ से आया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड में कहाँ से आया है? स्पेन के संविधान से। ग्रेनविल ऑस्टिन स्टेटमेंट है। इन्होंने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा था। यहाँ पर जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। संविधान की मूल आत्मा कहा, बहुत इंपॉर्टेंट। निर्देशक तत्वों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। बहुत ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक है समाजवादी, एक है गांधीवादी और एक है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है समाजवादी। मैं आपको बता दूं, समाजवादी का अर्थ जो समाजवाद से जुड़ा हुआ है, लोक कल्याणकारी राज से जुड़ा हुआ है। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के जो आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाए, जो राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी और बहुत सारे क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग थे, सबका उद्देश्य था कि जब हमारा देश आज़ादी को प्राप्त करेगा, हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें हर जाति मजहब हर लोगों को
मतलब समान रूप से संविधान संरक्षण प्रदान करेगा। उसी को देखते हुए जब आगे इसको बढ़ाया गया तो समाजवादी अनुच्छेद, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा एग्जाम, खास करके अगर हम बात करें बीपीएससी का और भी बड़ा एग्जाम, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछने का है कि कौन सा अनुच्छेद भारत का संविधान में समाजवादी के अंतर्गत आता है। बच्चे को याद रहता, हम लोग याद कर लेते हैं कि अनुच्छेद 36 to 51 याद है, रेलवे में भी पूछता है, ग्रुप डी में भी पूछता है, लेकिन वहीं पर जब बीपीएससी की बात होगी, विभिन्न राज्य के पीसीएस एग्जाम की बात होगी, यूपीएससी की बात होगी, बड़ा एग्जाम की बात होगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि अनुच्छेद पूछ देगा कि अगर समाजवादी से कौन अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, तो अनुच्छेद 38, 39, 39 को 41, 42, 43, 43 को 47, हम लोग तमाम अनुच्छेद को आगे विस्तार से भी जानकारी प्राप्त करेंगे सभी अनुच्छेद का। और जो दूसरा है गांधीवादी। गांधीवादी कहने का मतलब ये हुआ, जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो महात्मा गांधी बापू के विचारों को, जो सभी आदमी, उनका जो मानना था कि हमारे देश में वो हर आदमी के लिए, हर मजहब के लिए सोचते थे, वो उदार प्रवृत्ति से सोचते थे। उसी कड़ी में कुछ बात को उन्होंने, जो समाज निर्माण में जो सभी राज्य को आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, उनको उन्होंने जगह देने के लिए सोचा था। इसीलिए उन्होंने इस बात को, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के संसाधन पर निर्भर करता है, तो राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार अगर इस बात को भली भांति सरजमीन पर उतारने की कोशिश करता है, ये सोचता है कि मतलब जो गांधी के विचार थे, जो महात्मा गांधी के अंदर जो विचारधारा थे, उन बात को भी आज भी हम लोग हर जगह तरजीह देते हैं। उसी में देखिएगा कि मतलब उसी कारण गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43, 43B, 47, 48। फिर हम लोग आगे उदार और बौद्धिक सिद्धांत, इसमें आता है 44, 45, 48, 48 को 49, 50, 51। हम लोग इस सभी अनुच्छेद को बारीकी से आगे बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इनको लेने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम लोग लेंगे और एक एक कर सभी अनुच्छेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे 36 to 51। अब हम लोग बारीकी से वहां तो हम लोग देखे जो विभिन्न प्रकार से अनुच्छेद को जो बांटा गया विभिन्न श्रेणी में, लेकिन यहाँ पर सभी को हम लोग एक एक कर चर्चा कर लेंगे अनुच्छेद को। जैसे अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अर्थ एवं परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार की परिभाषा, अनुच्छेद 12। जस्ट जब शुरुआत हुआ 36 में, आप भी जानते हैं जब किसी भी टॉपिक का शुरुआत कर तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उनके बारे में कॉमन जानकारी हम लोग को मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर 36 में नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन है। जस्ट हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता। इसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे, न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज बता दूं, यह सरकार के संसाधन पर निर्भर करता है, यह एक पितृतुल्य व्यवहार है। जैसे आप देखिएगा विभिन्न राज्य सरकार को स्पेशल ये अधिकार प्रदान करता है नीति निर्देशक तत्व। जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार में बहुत सारे कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना। अभी आप देखिएगा कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है 10,000, इंटर पास करता है, अब ऑनर्स पास करने के बाद उसे 50,000 रुपया मिलता है। ये क्या है? एक जन कल्याणकारी राज्य की बात होता है, यानी राज्य का जो भी बच्चे हैं वो सरकार के बच्चे हैं। जिस प्रकार आप एक चीज अवधारणा के बाद अगर थोड़ा प्राचीन भारत में चले जाएं, वहां भी अशोक दिखेगा। अशोक भी कहते थे सारी प्रजा मेरे पुत्र के समान है, मैं जहां भी रहूं अगर मुझसे कोई प्रजा मिलना चाहे तो मिलाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। उसी प्रकार भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व सरकार के संसाधन पर निर्भर करता है। अब माननीय नीतीश कुमार हर बच्चे को 9th क्लास में साइकिल देते हैं। अब मान चलिए बच्चे कहे कि मतलब आप नीतीश अंकल मुझे
एक 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 तो स्कूटी खरीद के दे दीजिए लड़कियां लोग, तो क्या हो सके कि मतलब वो अगर संभव नहीं हो तो नहीं भी दे सकता। अगर उनके पास होगा कि हम अपने बच्चियों को दे दे, वो अच्छा तो दे भी सकता है। ये सरकार के संसाधन पर निर्भर करता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे, इसमें यह बताया गया है कि न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था की बात इन्होंने किया है। काफी इंपॉर्टेंट। लोक कल्याणकारी मतलब क्या? समाज हित में जो भी व्यक्ति हैं समाज के रूप में, हर अगर व्यक्ति समाज में लोग रह रहा है उनके पास कुछ रुपया, अभी भी देखिएगा हर राज्य सरकार, हमारे देश में केंद्र सरकार कोरोना जैसे जब महामारी आया, जब देश लेवल का, विश्व लेवल पर, तो सरकार का एजेंडा था कि कम से कम कोई आदमी भूख से परेशान नहीं हो। सबसे पहला उद्देश्य था कि मतलब चाहे भारत सरकार हो और विभिन्न राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे कि कोई भी आदमी गरीब, असहाय, शोषित, वंचित, दलित कोई छूटे नहीं, किसी को पेट की समस्या ना हो, भूख की समस्या नहीं हो, पहला उद्देश्य है। और प्रशासन का उद्देश्य भी होती है कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। इसीलिए 38 बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है, इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 में बहुत बात है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति प्रबंध, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति। अब देखिएगा 39 को, मतलब गरीबों को मुफ्त में जो है निःशुल्क विधिक सहायता मिले। अब 39 को काफी इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। हर व्यक्ति को समाज में जो निवास करते हैं राज्य के अंदर, वो उस राज्य सरकार का जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उसे किसी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति वो कानूनी सलाह चाहते हैं तो उनको निःशुल्क मतलब जो है मिलेगा हर व्यक्ति को। क्योंकि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि कानून के नज़र में सभी व्यक्ति बराबर है और कानून सबके साथ समान व्यवहार भी करता है। हमारे देश में खास करके भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है, जहां पर समानता की बात को बहुत तरजीह दिया गया, विशेष रूप से संविधान में भी। और 39 ख ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक का स्वामित्व तथा नियंत्रण। अगर सार्वजनिक सरकार की संपत्ति है, उस संपत्ति है स्वामित्व में नियंत्रण, मतलब क्या? सरकार की संपत्ति का हम रक्षा करते, उस संपत्ति का समान रूप से वितरण होता है। अभी जैसे देखिएगा कोई आदमी सोचता है सरकार की संपत्ति है, हम इसको तो नहीं, अगर सरकार की संपत्ति है तो वो संपत्ति मेरा है, हम सभी का अधिकार बनता है उनका रक्षा करना। ये सभी, इसीलिए सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण ये भी जिम्मेदारी है। आप देखे होंगे राज्य सरकार अगर राज्य के अंदर अगर किसी भी संपत्ति को ठेस पहुंचता है तो वहां पर प्रशासन अपना जो फिर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कई बार बीपीएससी से में पूछा जा चुका है। 40 ग्राम पंचायत का संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। और आप देखिएगा मैं पंचायत का जब बात हुआ तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात हुई थी। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ दशाओं में हर व्यक्ति को राज्य के हर का अधिकार बनता है, काम, शिक्षा और लोक सहायता। राज्य सरकार देखिएगा नरेगा के तहत विभिन्न प्रकार लोगों को शिक्षा दे, मतलब काम देता है, फिर इसके बाद एजुकेशन भी देने का काम करता है। लोक सहायता विभिन्न प्रकार से लोगों को तरह तरह की योजना के द्वारा आम जनता को लाभ देने का काम करता है जिससे उनका भलाई हो सके।
अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता संबंधी उपबंध। आज भी आप देखिएगा ये अनुच्छेद खास करके राज्य सरकार जो हॉस्पिटल में आज अगर कोई गर्भवती माँ बच्चे को जन्म देता है उस समय सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि दिया जाता है। क्यों? ताकि हो सके गरीब लाचार कोई व्यक्ति है उनको तुरंत उस समय में तुरंत पैसा की आवश्यकता है, हो सके उसे उपलब्ध नहीं हो पाए, उनके लिए राज्य सरकार उनके लिए व्यवस्था करता है ताकि उसको हमारे समाज में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हम लोग बारीकी से 42 काम के न्याय संगत मानवोचित और प्रसूति, कम से कम हम लोग यो भी प्रसूति ये भी बात को अगर हम धर लिए 42 प्रसूति डायरेक्ट, 41 काम शिक्षा और लोक सहायता, कुछ मूल बात को ही हम दिमाग में सेट कर लेंगे समझ के ताकि एग्जाम में गलती होने की संभावना ज्यादा नहीं रहे। अनुच्छेद 43 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की घोषणा। अभी आप देखिएगा नरेगा के तहत जो मजदूर को रोजगार मिलता है तो उसका एक रेट तय होता है कि मतलब कोई भी मजदूर से अगर आप काम कराते हैं तो राज्य सरकार के, अगर आज देखते होंगे कोरोना काल में जो सरकारी बड़ी भी था अगर वो काम नहीं भी कर रहे थे उनको पैसा दिया जाता था। भारत सरकार का भी घोषणा था कि हर लोग को अगर काम पर नहीं है कहीं फंसा हुआ है तो पर उसे पैसे, क्यों? उनका जीवन यापन जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार का जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की घोषणा। बहुत अच्छा। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आप जानते हैं अगर मजदूर हमारे देश का सबसे अमूल्य संपत्ति है, धरोहर है, अगर वो काम नहीं करेंगे, आज अगर कार्यपालिका में ग्रुप डी से लेकर बराबर अधिकारी तक सब आदमी देश के लेवल पर काम करते तब हमारा देश विकास कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी हर आदमी का योगदान होता तब जाकर कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई देश अपने पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। इसीलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 44 इसको आप जितना इंपॉर्टेंट समझेंगे पूरे अनुच्छेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बीपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कानून से जुड़ा हुआ है। कल हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार में कि मतलब अनुच्छेद 14 कानून की नजर में, विधि की नजर में सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण है, लेकिन वो मौलिक अधिकार है। अगर वो नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जा सकते, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार को आदेश दिया जाता है कि आपके अंदर भी हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान नागरिक संहिता हो, जिससे कि कानून हर व्यक्ति को समान रूप से मतलब जो है संरक्षण प्रदान करे। बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बालकों के बात हुआ। दोस्तों कल हम चर्चा किए थे अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में भी प्राथमिक एजुकेशन का चर्चा था कि मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट 45 में 6 वर्ष से कम की बात हो रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष से कम की बात हो रहा है। 6 वर्ष से कम, बहुत 45 में क्या बोले, 45 और 21 में 21 मौलिक अधिकार है और 45 नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मूलभूत अंतर क्या है, वहां पर 6 वर्ष से 14 वर्ष, यहां पर 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद की बात कहा गया है। अनुच्छेद 46 एसटी शेड्यूल कास्ट, एससी अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। देखिए कितना सजाया गया है नीति निर्देशक तत्व को कि हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर कि हमारे समाज में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है या और भी जो दुर्बल वर्ग है, उनको शिक्षा और अर्थ बहुत जरूरी है। अगर वो एजुकेशन को प्राप्त कर लेंगे
तो बिहार सरकार, भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार में नौकरी पा सकते हैं, कोई रोजगार कर सकते हैं। जब उसे शिक्षा रहेगा तो उनको अपास अर्थ आएगा ही, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आप देखे होंगे जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और वो उस समय पीवी नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री थे। आर्थिक उदारीकरण उस समय में आया था और आम आदमी के हाथ में भी पैसा आने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग विस्तार से आगे उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये बात शिक्षा जो काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर बहुत इंपॉर्टेंट, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आप देखिएगा एक चीज यहां से मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण शराबबंदी किया था अनुच्छेद 47 के तहत ही। बहुत इंपॉर्टेंट यही 47 अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सरकार मतलब जो है चाहे वो देसी शराब हो चाहे इंग्लिश शराब हो, सभी शराब को बिहार में पूर्ण बंदी किया था। इसी अनुच्छेद के तहत ये बिहार पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछा था विभिन्न दृष्टिकोण से। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। आप देखिएगा आंगनबाड़ी हो, विभिन्न जगह हो, सरकार का उद्देश्य बनता है, सोचता है कि जो पोषाहार हर बच्चा के जीवन यापन के लिए, आदमी के स्वास्थ्य के लिए, सुधार के लिए राज्य सरकार समय समय पर कदम उठाती है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। अब आप तर्क कीजिए, हर जगह आप देखिए कि मौलिक अधिकार हो चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, हर जगह आदमी के ही कल्याण का, मानव के कल्याण पर चर्चा चल रहा था, मानव के कल्याण की बात हो रही थी। लेकिन कृषि और पशुपालन, हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारा देश का जब कृषि सुदृढ़ रहता है, हमारे देश में जब किसान का हालात अच्छा रहता है, तब खासकर अर्थव्यवस्था ग्रो करता है। जब कृषि, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे वर्षा कम होने से सूखा की समस्या हो या बाढ़ की समस्या हो, अगर कृषि प्रभावित रहता है फिर अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए कृषि और पशुपालन एक दूसरे का पूरक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको भी यहाँ पर जगह दिया गया है। अनुच्छेद 48 को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों का संरक्षण। पर्यावरण हम लोग जानते हैं, परिजोर आवरण, पर्यावरण आज सभी आदमी जानते हो कि हमारे देश में 33% भूमि पर जंगल होना चाहिए, लेकिन लगभग 24% भूमि पर ही वन है। पर्यावरण की दृष्टि से वन का संरक्षण, वन जीव, जंगल में जो जीव रहता है उनका भी संरक्षण हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है और राज्य सरकार का कर्तव्य है इनका रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आप देखिएगा राज्य में आज लाल किला है, उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल है, हमारे देश में बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, धरोहर है, उनका रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, कोई स्थान है आप मान चलिए कि विभिन्न प्रकार से गया, सारनाथ, विभिन्न प्रकार से एक से बढ़ के एक जगह है हमारे देश में जहां पर उनका संरक्षण भी करना राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से करते हैं। वहां पर्यटन को बढ़ावा देते हैं विभिन्न प्रकार से अपने हिसाब से। अभी राजगीर आप देखिएगा, बिहार सरकार राजगीर पर विशेष ध्यान दिया है। इस प्रकार से जो बात होती है तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आप देखिएगा हम लोग जानते हैं कि 3 पिलर में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका संसद, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उस कानून को लागू करने की सरजमीन पर जिम्मेदारी किनका होता है, मतलब कार्यपालिका का। कार्यपालिका, लेकिन अगर विधायिका, अगर संसद कानून बना दिया लेकिन फिर कार्यपालिका अधिकारी और नेता के बीच में अगर कोई तालमेल हो जाए
तब तो फिर बीच में न्यायपालिका भी कहेगा हम भी हैं। इसीलिए उन्होंने इस पर बहुत अच्छा से तरजीह दिया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका को कार्यपालिका से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई है, जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। हम लोग देखते हैं कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति, आप देखिएगा कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शांति और सुरक्षा में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनका भी कर्तव्य, उनका भी जिम्मेदारी बनता है। आप देखिएगा, हम लोग इमरजेंसी में चर्चा करेंगे भाग 18 आपात उपबंध में कि राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपात की बात हो या राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा हो, किस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रिलेशनशिप है, वहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम लोग इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव बनता है टॉपिक से, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।